हेलो दोस्तों। मैं राकेश एजा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ बाजार पे राय के इस एपिसोड को लेकर। बाजार पे राय के इस एपिसोड में मैं फिर चर्चा करूँगा ग्लोबल इकोनॉमी, गोल्ड, डॉलर और क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या हलचल हो रही है, हमारा मार्केट उस पे क्या असर होने वाला है, इन सब की। लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी उसको जब भी पब्लिश हो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। बहुत लोगों के मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं और वो पैसे जो कमा रहे हैं उससे मुझे बहुत खुशी है। और आप लोग इसी तरह से इन इस वीडियो का फ़ायदा उठाते रहें और तरक्की करते रहें, इससे ज़्यादा और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं पहले उन बात इवेंट्स की या उन खबरों की जो आगे चल के अपनी इकोनॉमी की या शेयर मार्केट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के कुछ नए वेरिएंट्स लैम्डा और डेल्टा, डेल्टा प्लस, इनने फिर एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। यूरोप के कुछ देशों में फिर से एक लॉकडाउन होने की खबर है और कुछ कुछ देश नए नए रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और जिससे कि वहाँ जो अभी ग्रोथ आई है वो वापस से उसमें परेशानी हो सकती है। दूसरी खबर ये भी है कि अमेरिका में भी जो वैक्सीनेशन का जो ग्रोथ है, वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी पड़ी है। बड़ी मतलब मज़ेदार बात है कि वहाँ भी इस पे काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है और जो डेमोक्रेट्स हैं वो वैक्सीन लगाने में इंटरेस्टेड है और जो रिपब्लिकन्स हैं वो वैक्सीन नहीं लगाने में इंटरेस्टेड है। मतलब ये केवल इंडिया में होता है ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी वैक्सीन ये पॉलिटिक्स है। और जिन जिन राज्यों में जो बिडेन को अच्छे वोट्स मिले थे वहाँ वैक्सीनेशन होने की रेट्स अच्छी है। जहाँ ट्रम्प को वोट्स ज़्यादा मिले थे उन राज्यों में वैक्सीनेशन की ग्रोथ कम हुई है, काफ़ी कम हुई है और ये अमेरिकन गवर्नमेंट्स के लिए भी परेशानी की सबब है। तो ये तो हुई कोरोना की बात। दूसरी बात जो है, जो सबको परेशान कर रही है वो है अमेरिका में बढ़ी हुई महंगाई। और यूरोप में भी कुछ हद तक कुछ महंगाई है, लेकिन अमेरिका में जो महंगाई है वो एक बड़ी परेशानी वाली बात वहाँ समझ में आ रही है। वहाँ के जो फेड के गवर्नर है उनको संसद में वैसे इस पे एक बयान देना पड़ा है कि महंगाई जल्दी ही काबू में आ जाएगी। लेकिन जब उनको जोर दे के ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा हो सकता है, तब ये भी चीज़ दिखती है कि हाँ, ये एक कंसर्न है और इससे परेशानी हो सकती है। परेशानी ये हो सकती है कि अगर महंगाई कम नहीं हुई तो फेड को रेट्स बढ़ाना पड़ेंगे और उन्होंने जो स्टिमुलस दिए हैं वो उसको उनको धीरे धीरे ख़त्म करना पड़ेगा। ये ख़त्म तो उनको करना ही है, लेकिन उनको वक्त से पहले ये करना पड़ेगा, जिससे शेयर मार्केट में काफ़ी असर पड़ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और स्टिमुलस कम होता है तो दो चीज़ें होंगी। एक तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी और जो पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है वो कुछ हद तक बॉन्ड की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो इससे मार्केट के ऊपर असर पड़ सकता है और इसी का असर हमारे देश में भी पड़ेगा, क्योंकि जब वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो यहाँ से पैसा निकाल के लोग वहाँ वापस से इन्वेस्ट करने लग सकते हैं। तो यहाँ से हमको एफआईआईज पैसे निकालते हुए दिखाई देंगे।
ये हो गई महंगाई से रिलेटेड बात। तीसरी और जो बात है जो हमको सबको समझना चाहिए वो ये है कि ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो अमेरिका और यूरोप में बढ़िया हो रही है, लेकिन ईस्ट एशिया कंट्रीज में जैसे कि जापान बोलो या चाइना बोलो या एशियन कंट्रीज हैं, कोरिया है, यहाँ रफ्तार धीमी हुई है और निगेटिव हुई है। इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है, जो जिससे गिनने का पैमाना है पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो पिछले 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। तो हम वापस एक निगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैंने पिछले भी वीडियो में मैंने कहा था, शायद एक दो वीडियो में से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग रिसेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं इसलिए ये बार बार कह रहा हूँ कि आपको हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। आप इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो, यहाँ आपको एक सावधानी भरा आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अप्रोच रखना पड़ेगा, ताकि सडनली आप फंस ना जाए। तो आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, जो भी हो, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। ये मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट तुरंत तुरंत गिर रहा है, हम लोग अभी भी अप ट्रेंड में हैं, लेकिन ये वक्त महीना 2 महीना अगस्त सितंबर के बाद से मेरा अपना ये अंदाज है कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। अब ये गिरावट कैसी होगी, कहाँ तक की होगी, इसके ऊपर मैं अभी इतने जल्द कोई भी भाष्य नहीं करना चाहता, कोई भी मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सावधान रहिए, लिमिटेड ट्रेड कीजिए, कंट्रोल में रखिए, ताकि आपको अपना जो पिछला 1 साल में आपने जो अच्छा पैसा कमाया है वो आपके हाथ में रहे। ये जो हमने देखा 1 साल का जो एक लंबा अंतराल है जहां स्टॉक मार्केट एक दिशा में ही एक्चुअली गया हुआ है, वहां मुझे एक ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा हो सकता है ये इमीडिएट ना हो। कब होगा, ये जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है अगस्त एंड या सितंबर के महीने के बाद से ये असर हमको दिखाई देने लगेगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इस चार्ट में क्या दिख रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट हमको नेक्स्ट वीक के बारे में क्या बता रहे हैं, पिछले वीक में क्या हुआ, वो हम लोग पूरा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नैस्डैक। नैस्डैक ने क्या किया पिछले पूरे वीक में, अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ से शुरू हुआ ऑलमोस्ट वहीं जाके इनफैक्ट नीचे ही बंद हुआ है। वीकली लेवल पे देखेंगे तो ये अपने वीक के लो लेवल पे बंद हुआ है। डाउ जोन्स भी अपने लेवल के नीचे ही बंद हुआ है। डैक्स ये भी लो लेवल पे बंद हुआ है। यूके ने भी अपना लोअर लेवल पे क्लोज किया है। निकाय ये जो कि डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, उसने लास्ट वीक में कुछ अप ट्रेंड देने की कोशिश की, लेकिन वो टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। फिर हम लोग देखते हैं हांगकांग। हांगकांग ने ज़रूर इस वीक में कुछ अप ट्रेंड देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो अपने पिछले लेवल को टच करके वहीं रुका हुआ है। तो ये केवल एक छोटी सी मतलब रिकवरी ही मानूंगा। तो ट्रेंड इसका भी अब एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। और शंघाई ये बिल्कुल साइडवेज में है। तो अगर हम इन सब का एक समरी निकालें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब जो ट्रेंड रहा पिछले वीक में वो पूरा एक साइडवेज टू डाउनवर्ड साइड में रहा। तो यहाँ मार्केट अब रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होगा, लेकिन फिलहाल मार्केट में जो अप ट्रेंड बना हुआ था वो इस सप्ताह हमको रुकता हुआ नज़र आया। तो ग्लोबल ट्रेंड जो है, जो ग्लोबल क्यूज जो है हमारे लिए, वो फिलहाल न्यूट्रल हैं। मैं अभी इसको निगेटिव नहीं कहूँगा, न्यूट्रल है। इसका असर हमारे
बाजार पे क्या पड़ेगा वो हम लोग आगे चल के देखते हैं। जहाँ तक डॉलर, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, इसके बारे में मैंने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली ये वीक में हम लोग एक साइडवेज मूव देखेंगे और मुझे कोई बड़ा मूव आते हुए नहीं दिखता है। तो आप देखेंगे कि ये डॉलर है, ये भी बिल्कुल नो ट्रेड जोन में बना रहा। फिर गोल्ड है, वो भी ऑलमोस्ट पूरा समय नो ट्रेड जोन में रहा। फिर क्रूड को ज़रूर मैंने कहा था कि आप अगर वो कुछ हद तक नीचे की ओर रहेगा, और वो और लेवल भी मैंने दी थी, उस लेवल पे ही उसने टच किया, फिर ऊपर रहा। तो अभी जहाँ तक गोल्ड, सिल्वर और डॉलर के लिए मेरी कोई नई वैल्यूज़ नहीं है। हमको पिछले जो लेवल्स मैंने दिए हैं उसी पे हमको कंटिन्यूस रहना है। हम ये जो लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स इस वीक के लिए भी हमारे कंटिन्यूस रहेंगे। मतलब हमको जैसे 48249 ये हमारा जो बाइंग लेवल है 49442 के लिए, और 47603 ये मेरा सेलिंग लेवल है नीचे 4695 के लिए। तो ये जो लेवल्स हैं ये इस वीक के लिए भी मेरे कायम रहेंगे। यहाँ कोई हमको चेंज नहीं करना है। डॉलर में ज़रूर हम लोग एक छोटा सा चेंज ला सकते हैं, हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं। ये मेरा लेवल रहेगा और इसके ऊपर मैं बाय में चला जाऊंगा। अभी तो इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूंगा इस लेवल के लिए, और सेल का जो लेवल है वो मेरा कंटिन्यू रहेगा। तो अब हमको क्या करना है, 7466 के ऊपर बाय करना है 7556 के लिए। शॉर्ट साइड में नीचे हमको क्या है, नीचे सेम रहेगा, शॉर्ट हमारा 7439 के नीचे शॉर्ट करेंगे, लेवल होगा 7367 और नीचे 73। तो ये दो लेवल के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे और ऊपर का ये बाय करेंगे। तो ये थोड़ा डॉलर्स के लिए मेरे वैल्यूज है। सिल्वर का जो है ये उसकी लेवल्स अभी फ़िलहाल सेम है। ये पूरे वीक में वहीं के वहीं कंट्रोल ये ट्रेड करता रहा। जोन अभी मेरा फिक्स है। अब हम लोग इसके नीचे हैं तो वहीं हम लोग अगर बने रहते हैं तो शॉर्ट में जाएंगे, और ये नो ट्रेड जोन रहेगा, और इसके ऊपर निकलता ही तो हमको बाय करना है। तो फिलहाल हमारे जो लेवल्स हैं वो अभी कायम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। निफ्टी निफ्टी जैसे पिछले वीक भी मैंने कहा था कि अब कुछ अप ट्रेंड होगा, और ट्रेंड अप ट्रेंड रहा, और उसने जो लेवल्स दिए थे उससे उसके ऊपर भी थोड़ा निकला, लेकिन वो वापस नीचे रहा, और ट्रेंड अभी साइडवेज है। इसने ज़रूर यहाँ ब्रेक ट्रेंड लेवल्स ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि नेक्स्ट डे फिर उसने निगेटिव ट्रेंड ही बताया है। तो अभी भी ट्रेंड मेरा साइडवेज है, और जो लेवल्स हमारे हैं वो लेवल्स अब यहाँ से मुझे फिर नीचे आते हुए दिखता है मार्केट। तो यहाँ से अब हम लोग, ये मेरा ट्रेंड था लास्ट वीक का, वो अचीव हुआ ऊपर साइड में। अब नए वीक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से मुझे नीचे आते हुए दिखता है, तो हम लोग शॉर्ट जो करेंगे वो इसके नीचे कर लेंगे। इसके नीचे जैसे ही आता है तो ये जो लेवल है 15824, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट का लेवल जो होगा हमारा वो 15640 का 15640 का हमारा लेवल होगा टारगेट नीचे की ओर। इसको फिलहाल मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ से नीचे हम लोग बाय करेंगे, शॉर्ट करेंगे। बाय इसके ऊपर रहेगा तो ही करेंगे। तो ये जो हमारा लेवल है इसके ऊपर बाय रहेगा। पर जहाँ तक मेरा नेक्स्ट वीक के लिए जो व्यू है वो निगेटिव है, और हम लोग फिर इस लेवल पे हम आते हुए देखेंगे।
तो मैंने जैसा कहा कि अभी भी हम लोग बिल्कुल साइडवेज मार्केट में है, कोई अप ट्रेंड नहीं है और मार्केट इसी लेवल में घूमता रहेगा जब तक ये लेवल नहीं टूटती है 15,400 जब तक नहीं टूटता तब तक हमारा लेवल हम साइड अप ट्रेंड के साइडवेज में है। मतलब ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड ही है लेकिन हम साइडवेज में हैं। जहाँ तक ये लाइन देख रहे हैं ये एक ट्रेंड लाइन है, देखेंगे कितनी बढ़िया से वर्क कर रही है। यहाँ से लेके ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी और ये जो लास्ट वीक में भी जो अप ट्रेंड हुआ है उस लेवल उस लाइन को उसने एक बार भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं की, वहाँ से ही वो जितने बार गया उसी को टच किया फिर नीचे। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना ज़रूरी है इसको ऊपर की ओर ट्रेड करने के लिए। तो देखते हैं कि ये कब होता है, तब तक हम लोग इस साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड करते रहेंगे। तो जब भी आपको ऊपर की ओर मिलता है आपको शॉर्ट करना है, नीचे आने के बाद बाय करना है, सिंपल बात। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी अपना पिछला जो इंटरमीडिएट हाई था वो ब्रेक किया है और ऊपर की ओर निकला है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर निफ्टी को बढ़ना है तो बैंक निफ्टी को भी बढ़ना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी के साथ साथ ऊपर गया और बैंक निफ्टी के हिसाब से ही उसने भी एक लेवल को ब्रेक किया फिर वापस नीचे आ गया। फिर अब हम लोग यहाँ से इसमें एक नया लो ये बनाएंगे, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। सिंपल चीज़ है, हमको शॉर्ट करना है इस लेवल के नीचे। तो ये लेवल है 35,389 सॉरी 35,569 का जो लेवल है वहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट कर इसके नीचे हम लोग शॉर्ट रहेंगे 34,828 के लिए। ये लेवल होगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए और इसको फ़िलहाल इसकी मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो लेवल है शायद इसी लेवल से हम काम चलाते रहेंगे। अपसाइड में मुझे अपसाइड जो है वो हम लोग बाय करेंगे इसके ऊपर इस लेवल के लिए। तो बाय का लेवल होगा हमारा 35,880 इसके ऊपर बाय करेंगे और टारगेट होगा हमारा 36,357। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक में एक्चुअली क्या ये ब्रेक करके भी ऊपर निकलता है या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी हमारा 36,357 और नीचे की ओर 34,843, ये ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की रेंज है जहां ये हमको ट्रेड करते हुए नज़र आना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होगा। फिर हम लोग आते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो हम लोग ने लास्ट वीक में डिस्कस किए थे, बाय करने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किए थे। तो उसमें से सबसे पहला देखेंगे तो सनटेक। आप देखेंगे कि हम लोग ने मैंने आपको बाय का रिकमेंडेशन दिया था 332 पे और 387 का जो टारगेट दिया था उसके ऑलमोस्ट करीब हमने 2 दिन मतलब उसके आसपास ही रहे हम लोग, वो टारगेट करीब करीब हासिल होता हुआ दिखता है। हम लोग इसमें बने रहेंगे और हमारा टारगेट नेक्स्ट टारगेट जो है 457 इतने जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड बना रहा तो ये भी हमको जल्दी ही 2 या 3 वीक में आते हुए दिख सकता है। फिर उसके बाद में मैंने दिया था ग्रैन्युअल्स। तो देखेंगे कि ग्रैन्युअल्स का जो 367 पे बाय दिया था अब 381 पे ट्रेड कर रहा है, हम लोग इसमें प्रॉफिट में खड़े हैं। टारगेट मैंने काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, हमको डरने की ज़रूरत नहीं। 438 का टारगेट है और आई एम श्योर कि अगले 2 या 3 वीक में ये हमको आते हुए दिखेगा। फिर CSC 797 पे दिया था, फर्स्ट टारगेट के ऊपर जाके हमने देखा फर्स्ट टारगेट 851 से भी ऊपर जाके ये 869 तक गया। अब थोड़ा नीचे आया लेकिन ये फिर ऊपर जाएगा
सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, सेकंड टारगेट हमको बहुत जल्द आते हुए दिखेंगे, तो इसमें हमको बने रहना है। जस्ट डायल ने परफॉर्म नहीं किया, इसके साथ में काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी आती रही, लेकिन ये नहीं चला। तो फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि बने रहिए। स्टॉप लॉस के साथ में 981 का स्टॉप लॉस है, इसके साथ में अच्छी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, और रिलायंस इसको बाय कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए एक अच्छी खबर है। देखते हैं ये खबर रिलायंस के रिजल्ट के साथ में आप जोड़ के देख सकते हैं, तब तक इसमें बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडलवाइज फंटास्टिक ट्रेड 85 पे दिया था, 101 का टारगेट दिया था, 101 इसने अचीव किया और फिर नीचे आया है। अब क्या करना है, एक फिर अपॉर्चुनिटी आपको है, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा और एक आध बार नीचे आ जाए और यहाँ वापस आता है तो आप एक बार फिर बाय कीजिए। देखिए फर्स्ट टारगेट तो हमारे यूं ही अचीव होते हैं, आपने देखा होगा जो टारगेट फर्स्ट टारगेट मैंने दिए रहते हैं वो तो आपको इस वीक में आते हुए दिखते ही दिखते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ से जो नीचे आता है और फिर आपको एक और मौका मिलता है एंट्री का, आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए अगर आप उसमें नहीं ले पाए तो। ये हेरिटेज फूड नहीं चला, अभी भी साइडवेज में है, कोई डरने की बात नहीं है, इसको चलना है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है और एक अच्छा खासा जैसे ही ये आपको वापस एक बार ब्रेकआउट करते दिखता है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप फिर इसमें एंट्री कर सकते हो, लिया है तो आपको खड़े रहना है। MFSL ये भी नहीं चला, लेकिन ये हमारे बाइंग प्राइस के बिल्कुल आसपास में है, उसने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश भी की, लेकिन अभी भी वहाँ बाइंग प्राइस के आसपास में है, अभी भी हम लोग इसमें बने रह सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे C8 मैंने कहीं और दिया था, मैंने एक्चुअली इसको बीच वीक के मिड में दिया था 1418 के आसपास, अब ये चल रहा है 14, इसने हाई 74 माला, मतलब वहाँ से काफ़ी अच्छा उसने ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन इसमें मेरा टारगेट जो है वो काफ़ी बड़ा है, 1800 तक का टारगेट है, अगर कोई चाहता है तो वो उसको ले सकता है। SRF ये 2 वीक पहले मैंने दिया था, देखिए कितना बढ़िया चला है, सॉरी 2 नहीं 3 वीक, हाँ 3 वीक पहले दिया था SRF, बाइंग प्राइस थी 7059, फर्स्ट टारगेट 7500, सेकंड टारगेट 7893, सेकंड टारगेट अचीव बस होने ही वाला है। तो फंटास्टिक मूवमेंट, फंटास्टिक ट्रेड। एक और ट्रेड देखेंगे मोतीलाल ओसवाल, जो मैंने करीब करीब 740 पे दिया था, 740 पे दिया था, 907 का टारगेट और टारगेट के भी डबल पार, अभी ट्रेड कर रहा है 1125 पे, 1125 पे ट्रेड कर रहा है। ये इसमें मेरा इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि इसमें वापस एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने इसमें एंट्री की है नहीं की है। ये बहुत बढ़िया ट्रेड है, अभी जहाँ भी आपको नीचे साइड में एंट्री मिलती है, या अगर ये वापस कुछ दिन साइडवेज चलता है तो वहाँ आप एक बार फिर एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। ये ICICI सिक्योरिटीज़, इसको भी मैंने दिया था 599 पे, इसने कल हाई मारा है 802, मतलब ऑलमोस्ट हमने यहाँ 200 पॉइंट्स लिए हैं करीब करीब, जस्ट 1 मंथ के टाइम पीरियड में, 1 मंथ का टाइम पीरियड में हम लोग हमें यहाँ 200 पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 33% का टारगेट हमारा अचीव हुआ है। तो ये एक स्टॉक था जो मैंने बीच में दिया हुआ था। BSE 2 वीक ही हुए हैं, यहाँ दिया था 963 में, फर्स्ट टारगेट ही मैंने बहुत लंबा दिया था 1191 का, फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ है। और इसमें अभी क्या करना है, थोड़ा रिट्रेस होता है तो फिर एंट्री कीजिए, लंबे समय के लिए इसको रखना है, कोई डरने की बात नहीं है, इसको आप रखे रहिए, जिसने लिया है होल्ड कीजिए, नीचे मिलता है ऐड कीजिए और चलने दीजिए, आप आराम से लेके सो सकते हैं। डालमिया भारत, अनदर वन फंटास्टिक ट्रेड गिवन 2 वीक्स बैक,
आप देख सकते हैं 1932, टारगेट ही मैंने दिया था 2243। लंबा टारगेट, कोई बीच में कोई छोटा मोटा टारगेट पे मैं काम नहीं करता हूँ। जनरली मुझे जहाँ अच्छा स्कोप दिखता है उसी जगह पे मैं बात करता हूँ। मैं छोटे मोटे एक 2-3-4% के टारगेट के लिए मैं इनफैक्ट ट्रेड देता नहीं हूँ। मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो एटलीस्ट 1:2, 1:2 उससे होना चाहिए। और इसमें अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2544 है, और इसको भी हम लोग 1 या 2 वीक में अचीव होते देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीक में आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, कौन सी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, और वहाँ क्या क्या मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब उसको देखते हैं। पहला स्टॉक है मेरा आपके लिए ग्लैक्सो। ग्लैक्सो एक अच्छे बढ़िया अप ट्रेंड, यहाँ एक अप ट्रेंड बना हुआ है, छोटा सा ये रिट्रेसमेंट, और अब ये वापस बढ़ने के लिए तैयार अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में। तो हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे 1577 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट होगा 1648, 1797, ये दो टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, और स्टॉप लॉस होगा 1520। नेक्स्ट जो है हैवल्स, बहुत बढ़िया कंपनी है, ये अपने फील्ड में लीडर लीडर है। और जहां हम लोग अभी देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही हैं, क्योंकि इन दिनों रियल इस्टेट में कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। रियल इस्टेट अच्छा करेगा तो हैवल्स जैसी कंपनी डेफिनेटली उसको भी उसका बेनिफिट होगा, और इसीलिए मैंने ये आपके लिए लेकर आया हूँ। 1077 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, टारगेट होगा 1235, 1406, स्टॉप लॉस होगा 1015। फिर हम लोग देखते हैं एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। सारी कैपिटल से ये बेसिकली एबी कैपिटल ये इन अपने इसमें ब्रोकरेज के बिजनेस में है और म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी है। हमने देखा ब्रोकरेज की बिजनेस ब्रोकरेज कंपनीज मोतीलाल ओसवाल, इंडियन सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, इसको भी काम करना है। ये ट्रेंड लाइन जस्ट ब्रेकआउट करने के इसमें ब्रेकआउट किया भी है, छोटा सा अच्छा खासा वॉल्यूम है। अब ये ऊपर की ओर ट्रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम इसमें बाय करेंगे 124 के लिए, 124 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। टारगेट होगा 152, 174, 213, और स्टॉप लॉस होगा 117। नेक्स्ट स्टॉक जो है आपके लिए मैं जो लेकर आया हूं वो है बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग की एक खासियत है कि अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये मैं इसको आपको वीकली चार्ट में दिखाना चाहूँगा। वीकली चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, और अब ये नए लेवल पे चलने के लिए तैयार है। वन तो यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है, और टेक्सटाइल बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, तो टारगेट तो बहुत बड़े हैं। 320, 300 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं, मतलब यहाँ से 3 गुना। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ वो 148 तक के, तो हम बाय करेंगे 102 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 117, 138, 148, यहाँ से भी ऊपर निकलेगा तो हमारा रास्ता 300 तक के लिए खुल जाता है। तो बिल्कुल बने रहिए, लॉन्ग टर्म 1 साल 1.5 साल 3 गुना ये स्टॉक आपका हो सकता है। और इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो मैंने दिया है 89 का। तो 89 के स्टॉप लॉस से हमको इसमें बने रहना है। इनफैक्ट आप थोड़ा सा और लिबर्टी भी ले सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए, और थोड़ा सा नीचे जाके भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं 84 का, वो और बेटर होगा। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं, लेकिन 89 का स्टॉप लॉस फिलहाल आप लगा के रखिए। और 300 तक का टारगेट आपके लिए खुला है। अभी मैं 148 का टारगेट आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो लुपिन। लुपिन को हम लोग अगर देखते हैं तो लुपिन एक अप
ट्रेंड ये जो ये है वेज है, राइजिंग वेज में काम कर रहा है। इसका यहाँ से इसने वापस एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ये वापस से अपने एक नए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास तक जाने की इसकी संभावना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1180 के ऊपर इसको बाय करेंगे। टारगेट होगा 1266 और 1318। स्टॉप लॉस होगा 1133। नेक्स्ट जो स्टॉक आपके लिए लाया हूँ, रेडिको खेतान। हमको पता है कि जो अल्कोहल से रिलेटेड कंपनियां हैं वो बहुत बढ़िया एक्चुअली कर रही हैं। रेडिको खेतान एक अच्छा नाम है, इस फील्ड का लीडर है ये भी। और ये एक अब ट्रेंड के बाद एक छोटा सा साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ से ये अगर ऊपर निकलता है तो हमारे लिए ये ऑल टाइम हाई पे अभी भी काम कर रहा है। तो यहाँ से ये फिर ऊपर चलने के लिए रेडी है। 790 के ऊपर हम लोग इसमें बाय करेंगे। टारगेट होगा 916, 1028, 1200। स्टॉप लॉस होगा 736। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से हम 500 रुपये तक, ऑलमोस्ट 400 रुपये का, मतलब 50% का अप ट्रेंड यहाँ से एक्सपेक्टेड है। जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 6 महीने 8 महीने आप इसमें इंतज़ार कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। नेक्स्ट है जेबी केमिकल। ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये भी कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। हम लोग देख सकते हैं ग्राफ इसका कभी नीचे नहीं आता है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब वापस एक छोटा सा ब्रेक लिया, अब फिर अपनी अप ट्रेंड जर्नी को ये कंटिन्यूस करने के लिए रेडी है। हम लोग बाय करेंगे 1892 के ऊपर। टारगेट होगा 2162, 2424। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1773। लास्ट मेरा आज का आखिरी जो स्टॉक है वो है पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। ये भी एक अच्छा ये कंपनी भी बढ़िया एक काम कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ट्रेंड को हम लोग देखते हैं तो उसमें से मैंने ये पीएनसी आपके लिए चुना है। ये हमको बाय करना है 317 के ऊपर। 370 इसका फर्स्ट टारगेट होगा, 417 इसका सेकंड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा हमारा 294। तो दोस्तों ये था मेरा इस वीक का आउटलुक। और वो सारी बातों पे हमने चर्चा की, डॉलर्स पे, क्रूड पे, सिल्वर पे, गोल्ड पे भी हमने चर्चा की। हमने देखा कि वर्ल्ड मार्केट में अभी क्या सिचुएशन बन रही है और इसके क्या रिफ्लेक्शन हम अपने मार्केट में देखेंगे। और मुझे लगता है कि इससे आपकी काफ़ी ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आपने इन चीज़ों को समझा होगा। साथ में उन स्टॉक्स पे भी चर्चा की जो कभी हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किए थे, कहाँ कहाँ हमने बहुत अच्छा पैसा कमाया उनके बारे में भी देखा। और अगले हफ्ते आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उन सारे स्टॉक्स को भी हमने वापस से एक बार उनके ऊपर हम लोग ने चर्चा की। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे जो स्टॉक्स या जो ट्रेडिंग आइडियाज़ इस वीक के लिए मैंने निकाली हैं उसमें आप अच्छा पैसा कमाएंगे और आप बहुत पैसा कमाएं, ये मेरी आपके लिए दुआएं हैं, वही मेरी इच्छा है। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बाजार पे राय के अगले एपिसोड में।